सुरपुर गांव में रघु नाम का एक बहुत ही गरीब कुम्हार रहता था। वह अपनी पत्नी राधा के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में दिन काट रहा था। राधा ने उदास होकर पूछा, आज फिर खाली हाथ लौट आए रघु? रघु ने गमछा रखते हुए कहा, क्या करूं राधा, आजकल प्लास्टिक के बर्तनों के आगे हमारी मिट्टी की सुराही कौन खरीदता है। शहर से आने वाले व्यापारी अब गांव में भी प्लास्टिक का सामान बेच रहे हैं। अगर ऐसा ही चला तो चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। राधा ने एक गहरी सांस ली और अपने काम में लग गई। अगले दिन राधा गांव के हैंडपंप पर पानी भरने गई। वहां गांव की जमींदार की पत्नी चंपा और उसकी सहेलियां पहले से मौजूद थीं। राधा ने अपनी बाल्टी लाइन में रखी ही थी कि चंपा ने उसे पैर से ठोकर मारकर दूर कर दिया। अरे ओ, दिखती नहीं हम यहाँ खड़े हैं? 2 टके की हैसियत नहीं और हमारे बराबर में बाल्टी रखेगी? पहले हम भरेंगे, फिर जो पानी बचेगा वो तुम जैसे लोग ले जाना। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। चंपा और उसकी सहेलियां हंसते हुए वहां से चली गईं। राधा पानी भरकर भारी मन से घर लौटी। घर आकर राधा ने रघु को सब बताया। रघु ने उसे समझाते हुए कहा, राधा, सब समय का खेल है। मेरे दादाजी के समय में पूरा गांव हमारे घर के बर्तनों का इंतजार करता था। आज वक्त हमारा नहीं है, इसलिए अपमान सहना पड़ रहा है। उसी रात गांव में भयानक आंधी तूफान आया। रघु की झोपड़ी की छत कच्ची थी। तेज हवा के साथ बारिश ने कहर ढा दिया। राधा चिल्लाई, रघु, देखो कोने से पानी टपक रहा है, हमारा सारा आटा गीला हो जाएगा। दोनों ने मिलकर घर के बर्तनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि घर में पानी भरने लगा। राधा ने सुझाव दिया, हमें कुछ करना होगा। रघु, तुम सामने वाले सेठ दीनानाथ के गोदाम में हमारा थोड़ा सामान रखवा दो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। रघु दीनानाथ के घर गया। दीनानाथ और उसकी पत्नी चंपा, वही जिसने पानी भरने से रोका था, बरामदे में चाय पी रहे थे। रघु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, बड़ी मुसीबत है। क्या मैं अपनी अनाज की 2 बोरियां आपके गोदाम के एक कोने में रख सकता हूं? मेरी छत टपक रही है। चंपा ने रघु को देखते ही मुंह बनाकर कहा, अरे वाह, खुद के घर में खाने को नहीं और हमारे गोदाम में जगह चाहिए? भागो यहाँ से, हमारा गोदाम क्या खैराती है। दीनानाथ ने भी हाथ झाड़ दिए और कहा, आरी जाओ भाई, यहाँ जगह नहीं है। रघु अपमानित होकर लौटा। राधा ने पूछा, क्या हुआ रघु? उन्होंने मना कर दिया। गरीबों की मदद कोई नहीं करता राधा। राधा ने दृढ़ता से कहा, कोई बात नहीं, हम उस अनाज की बोरियों को ऊंचे पलंग पर रखेंगे और उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट और अपनी रजाई डाल देंगे। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और जैसे तैसे रात काटी। कुछ दिन बीते, बारिश थमी, लेकिन रघु का काम ठप था। एक दिन रघु गांव की चौपाल पर बैठा था। वहां चर्चा हो रही थी। सुना है अगले महीने शहर में हस्तशिल्प मेला लगने वाला है। वहां बड़े बड़े अफसर और विदेशी लोग आएंगे। जो भी अपने हाथ की कला दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। रघु दौड़कर घर आया। राधा, राधा, एक उम्मीद की किरण जागी है। शहर में मेला लगने वाला है। अगर हम वहां अपनी कला दिखाएं तो शायद हमारे दिन बदल जाएं। राधा खुश हुई, लेकिन फिर उसका चेहरा उतर गया। लेकिन रघु, हमारे पास तो अब वो औजार भी नहीं है और नहीं मिट्टी खरीदने के पैसे। पिताजी का वो पुराना चाक तो कब का जाम पड़ा है। रघु ने अपनी पुरानी संदूक खोली और बोला, याद है राधा, पिताजी कहा करते थे कि हुनर कभी मरता नहीं। यह देखो पिताजी की डायरी। इसमें मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाने के ऐसे तरीके लिखे हैं जो अब कोई नहीं जानता। तो फिर देर किस बात की? मेरे पास शादी की एक छोटी चांदी की पायल बची है। उसे बेचकर रंग और मिट्टी ले आते हैं। और वो पुराना चाक, उसे हम दोनों मिलकर ठीक करेंगे। अगले दिन से उनकी तपस्या शुरू हुई। रघु ने और राधा ने मिलकर उस भारी पत्थर के चाक को साफ किया, उसमें तेल डाला,
राधा ने अपनी पायल बेचकर सबसे अच्छी मिट्टी मंगवाई। रघु ने उत्साह से कहा, राधा, मैं आकार दूंगा, तुम उनमें वैसे ही रंग भरना जैसे पिताजी भरते थे। प्राकृतिक फूलों के रंग। दिन रात एक करके उन्होंने काम किया। रघु मिट्टी को ऐसे आकार देता मानो उनमें जान डाल रहा हो। राधा उनमें इतनी बारीकी से रंग भरती कि खिलौने बोलते हुए लगते। उन्होंने दिए, गुल्लक और नाचती हुई गुड़िया बनाई। मेले से 2 दिन पहले उनका घर सुंदर मूर्तियों से भर गया। राधा ने एक गुड़िया को देखते हुए कहा, ये तो बहुत सुंदर है रघु। वे दोनों सामान को एक बैलगाड़ी में लाद कर शहर के मेले की ओर निकल पड़े। रास्ते में चंपा और दीनानाथ अपनी कार से गुजर रहे थे। अरे देखो जी, ये रघु और राधा भी शहर जा रहे हैं। जरूर वहाँ भीख मांगने जा रहे होंगे। और फिर उनकी गाड़ी धूल उड़ाती हुई आगे निकल गई। मेले में रघु और राधा ने एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उनके पास कोई बड़ा बैनर नहीं था, बस उनकी कला थी। जैसे ही मेला शुरू हुआ, लोगों की भीड़ फैंसी दुकानों की तरफ भागी। रघु का दिल बैठने लगा। राधा ने कहा, धीरज रखो रघु। तभी एक छोटी बच्ची वहाँ आई। मम्मी देखो, यह गुड़िया कितनी प्यारी है। उस बच्ची की माँ रुकी। उसने गुड़िया हाथ में ली। अरे, यह तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरे बचपन में मिलती थी। इसमें प्लास्टिक की चमक नहीं, मिट्टी की सौंधी खुशबू है। देखते ही देखते वहाँ भीड़ लग गई। रघु और राधा के बनाए खिलौने और मूर्तियाँ इतनी जीवंत थीं कि लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गए। शाम तक उनका सारा सामान बिकने की कगार पर था। तभी वहाँ एक बूढ़े सज्जन आए। उन्होंने सूट बूट पहना था, लेकिन आंखों में एक तलाश थी। उनकी नजर रघु के स्टॉल पर रखी एक विशेष नटराज की मूर्ति पर पड़ी। बूढ़े सज्जन ने कांपते हुए हाथों से मूर्ति उठाई। यह मूर्ति तुमने बनाई है? रघु ने हाथ जोड़कर कहा, जी बाबूजी, यह मेरे और मेरी पत्नी की मेहनत है। उस आदमी ने अचानक पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या शंकर था? जी, आपको कैसे पता? उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मेरा नाम विमल सेठ है। बरसों पहले मैं और तुम्हारे पिताजी शंकर गहरे दोस्त थे। हम दोनों ने मिलकर शहर में एक दुकान शुरू करने का सपना देखा था। तुम्हारे पिता की कला और मेरा पैसा। लेकिन वह आदमी रुका। लेकिन मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने तुम्हारे पिता के बनाए डिजाइनों को अपना बताकर बेच दिया और सारा मुनाफा हड़प लिया। तुम्हारे पिता ने स्वाभिमान के कारण मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और वापस गांव चले आए। बाद में मुझे पता चला कि गरीबी में उनका देहांत हो गया। रघु और राधा सन्न रह गए। विमल सेठ ने रघु के हाथ पकड़ लिए। मैं सालों से उस हुनर को ढूंढ रहा हूँ। आज इस नटराज की मूर्ति में मुझे वही शैली दिखी जो शंकर के हाथों में थी। भगवान ने मुझे प्रायश्चित का एक मौका दिया है। बेटा, क्या तुम मुझे माफ करोगे? रघु की आंखों में आंसू थे। बाबूजी, पिताजी कहते थे कि माफी सबसे बड़ा दान है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है, तो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। विमल सेठ ने कहा, नहीं बेटा, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। मैं शहर में एक बहुत बड़ा आर्ट गैलरी खोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम और राधा वहाँ के मुख्य कलाकार बनो। तुम जो भी बनाओगे वह देश विदेश में जाएगा, और जो पैसा मैंने तुम्हारे पिता का हड़पा था वह ब्याज सहित तुम्हें वापस मिलेगा। मेला खत्म होने तक यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जब रघु और राधा गांव लौटे तो वे अब गरीब मजदूर नहीं थे, बल्कि शहर के बड़े कलाकार बनने वाले थे। अगले दिन दीनानाथ और चंपा उनके घर के बाहर खड़े थे। रघु भैया, सुना है तुम शहर जा रहे हो? चंपा की आवाज में अब वो अकड़ नहीं थी, बल्कि डर और शर्मिंदगी थी। हाँ भाभी, समय बदलते देर नहीं लगती। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए,
हम अपना पुराना घर आपको नहीं बेचेंगे, बल्कि इसे ठीक करवाकर गांव के उन कारीगरों के लिए वर्कशॉप बनाएंगे जिनके पास हुनर तो है पर मौका नहीं। चंपा और दीनानाथ का सिर शर्म से झुक गया। रघु और राधा ने अपने पिताजी के हुनर और अपनी मेहनत से न केवल अपनी गरीबी मिटाई, बल्कि अपने स्वाभिमान को भी वापस पाया।